हाँ जी, गुड मॉर्निंग। लास्ट दो क्लासेस में अपन ने दो छोटे छोटे संघों के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा दो पढ़ लिए थे। एक में हमने पढ़ा था कि सेलुलर लेवल था, एक में कोई भी लेवल नहीं था, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल था। आज जो अपन स्टार्ट करेंगे वो हमारा सबसे अच्छा फाइलम है, अच्छे क्वेश्चन बनने के चांस भी रहेंगे और कुछ मॉडिफिकेशंस भी आएंगे इसमें। वो देखेंगे कौन कौन से मॉडिफिकेशन किस में क्या आते हैं, कौन सी फॉर्म्स में आएंगे, क्या चीज़ें रहती हैं, वो अपन आज क्लास में शुरू करेंगे। मुझे पता है लास्ट की क्लासेस बहुत छोटी छोटी रही, आपको लगेगा कि 15-15 मिनट की क्या क्लासेस हैं, तो आज से कोई दिक्कत नहीं है, अपन एक फाइलम की जगह दो फाइलम भी करेंगे। ठीक है, तो आज की फाइलम हम शुरू करेंगे, वो हम शुरू करेंगे सीलेंट्रेटा से। सीलेंट्रेटा से देखो, नाम में ही एक वर्ड आ रहा है सीलेंट्रॉन, यानी कि इसका स्पेशल फीचर क्या होगा, इसमें सीलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सीलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है। अगर हम इसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके नेचर की या हैबिटेट की। एक्चुअली हैबिटेट क्या है कि या तो जानवर सॉलिटरी होगा या कॉलोनियल होगा, पानी में रह रहा है, स्थल पर रह रहा है, एरियल है, कैसा है। तो इसमें भी जो जानवर होते हैं मैक्सिमम चांसेस रहेंगे वो एक्वेटिक होंगे, जलीय जीव होंगे। कैसे होंगे? जलीय जीव। और जलीय के अंदर भी अगर हम बात करें तो मोस्टली जो होंगे वो समुद्री होंगे, यानी कि मैराइन एनिमल्स होंगे। कैसे एनिमल्स होंगे? मैराइन एनिमल्स होंगे। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करते हैं इनके शारीरिक संगठन की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, शारीरिक संगठन। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एनिमल का नाम देके भी पूछ सकते हैं, फाइलम का नाम देके पूछ सकते हैं। शारीरिक संगठन की कोटि पूछा जाता है या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाता है। अभी तक हमने दो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, जिसमें एक तो था प्रोटोप्लाज्मिक लेवल था, दूसरा हमने क्या पढ़ा था? सेलुलर लेवल, कोशिकीय स्तर का पढ़ा था। लेकिन अब जैसे ही हम इसमें आते हैं तो ध्यान रखना, इसमें आते ही फिर से चेंज होगा। इसमें शारीरिक संगठन की कोटि टिश्यू लेवल पे आ जाएगी, टिश्यू सिस्टम। किस पे आ जाएगी? टिश्यू पे। यानी कि इसके अंदर जो काम करने की, जैविक क्रियाओं को संपन्न करने का दायित्व है वो कोशिकाओं के समूह को दिया गया, और कोशिकाओं के समूह को ही हम क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। तो यहाँ पर देखना कौन सा लेवल आ गया है? टिश्यू सिस्टम आ गया है। कौन सा सिस्टम आ गया है भाई? टिश्यू सिस्टम आ गया है। क्योंकि देखो पिछला सेलुलर था, अब मॉडिफिकेशन हुआ, नए जानवर आ गए, कुछ न कुछ तो चेंज हुआ, तभी तो नया फाइलम बना है। तो यहाँ पर एक तो ये कैविटी अपने को पाई जाएगी, आगे अपन देखेंगे। सारे एक्वेटिक हैं, मोस्टली मैराइन होते हैं। उसके बाद शारीरिक संगठन की कोटि जो होती है, शारीरिक संगठन का स्तर जो होता है वो टिश्यू सिस्टम का है। यानी यहाँ पर अब टिश्यू फाइंड करने लग गए। चलिए अब देखो आगे जब हम बात करते हैं सेकंड, अब इसमें सिंपल हम बात करते हैं सीलोम की। तो बेचारे ये तो कैसे होते हैं? एसिलोमेट होते हैं। कैसे होंगे ये? एसिलोमेट होंगे। अब नया चरण जो आया है, हम जो चीज़ देखते हैं वो काम की चीज़ क्या है वो देखिए आप। हमने जब क्लासिफिकेशन किया था तो क्लासिफिकेशन के अंदर हमने पैराजोआ और यूमेटाजोआ दो में डिवाइड किया था। पैराजोआ के अंदर हम प्रोटोजोआ पढ़ चुके हैं, यूमेटाजोआ के अंदर हम अब शुरुआत करेंगे इसमें हम दो चीज़ों की। किसमें? सिमेट्री के आधार पर। रेडिएटा और बायलेटरिया। ठीक है, तो दो चीज़ें पढ़ाएंगे हम। दो सिमेट्री बताई थी आपको, रेडियल सिमेट्री और दूसरी बायलेटरल सिमेट्री। अब रेडिएटा क्लास में वो जीव आएंगे जिनकी सिमेट्री कैसी होती है। नाम से ही पता चल रहा है भाई कि रेडियल सिमेट्री होगी। कैसी सिमेट्री होगी? रेडियल। यानी उस ऑर्गेनिज्म को केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली कोई भी रेखा हो दो समान भागों में विभाजित करेगी। वो कौन सी सिमेट्री कहलाती है? रेडियल सिमेट्री। उस दिन मैंने आपको बताया था, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट क्लास के अंदर अपन ने बहुत सारी चीज़ें देखी थी।
और उसी के अंदर हम रेडियल सिमेट्री की बात करें तो पहला जो फाइलम आता है इसके अंदर वो आता है सिलेंट्रेटा। कौन सा आएगा? सिलेंट्रेटा। उसके बाद इसी का एक सब फाइलम होता है, वैसे तो इससे अलग होकर ही बना है, वो अलग से उसको पढ़ते नहीं है, वैसे लगभग इसी के समान कैरेक्टर है, कुछ चीज़ें अलग होती है टीनोफोरा के अंदर। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हम इकाइनोडर्मेटा को भी पढ़ते हैं। अब इकाइनोडर्मेटा को पढ़ने का ये रीज़न है कि इसका जो वयस्क होता है एडल्ट स्टेज में उसकी तो रेडियल सिमेट्री रहती है, लेकिन जो लार्वल स्टेज होती है उस लार्वल स्टेज के अंदर इकाइनोडर्मेटा में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो मोस्टली अगर डेवलपमेंट के हिसाब से हम देखेंगे तो इकाइनोडर्मेटा को हम बाइलेट्रिया में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी सब डिवीज़न जब हम करेंगे तो सिलोम के बेसिस पे करेंगे, प्रगुहा के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है रेडिएटा में आएगा सबसे पहले, सिलेंट्रेटा में जो पाया जाता है। रेडियल सिमेट्री टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा। वो भी इकाइनोडर्मेटा में भी ध्यान रखना कौन सी कैविटी है, रेडियल सिमेट्री है सिर्फ और सिर्फ एडल्ट के अंदर। किसके अंदर पाई जाती है? सिर्फ एडल्ट के अंदर। लार्वा के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है। कैसी सिमेट्री होगी भाई? बाइलेटरल सिमेट्री होगी। चलिए भाई, तो यहाँ समझ में आ जाएगा, यहाँ रेडियल सिमेट्री से ही शुरू करना है, रेडिएटा क्लास में आएगा ये। अब रेडिएटा क्लास के अंदर आने के बाद हम ये चीज़ देखते हैं। उसके बाद हम अगर इनमें डाइजेशन की बात करें, सिंपल हम बात करेंगे डाइजेशन की। अब डाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है। कैसी होती है? इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। और जो पाचन जो होता है वो अंतःकोशिकीय तथा बाह्य कोशिकीय दोनों ही प्रकार का होगा। बाह्य कोशिकीय, अंतःकोशिकीय एंड बाह्य कोशिकीय दोनों ही प्रकार का होता है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट नहीं होती है, इसकी वजह से जो इसका बॉडी प्लान है, इस बॉडी प्लान की अगर हम बात करें तो इसका बॉडी प्लान जो होता है वो ब्लाइंड सैक होता है, अंध प्रकार का, अंधनाल, जो अपन ने फर्स्ट क्लास में बात की थी। ब्लाइंड सैक का बॉडी प्लान होता है, यानी कि इसमें जो माउथ फॉर्मिंग होता है, जिसमें अपूर्ण पाचन होता है, जिसमें माउथ बनता है सिर्फ, और माउथ ही दोनों एग्जिट पॉइंट की तरह काम करेगा। तो बॉडी प्लान इसमें कौन सा हो गया? ब्लाइंड सैक। रेस्पिरेशन की अगर अपन बात करें, श्वसन की हम अगर बात करेंगे तो रेस्पिरेशन की हम अगर बात करते हैं तो इसके स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, जनरल बॉडी सरफेस, यानी कि सामान्य सतह से ही इसका क्या होगा? श्वसन की क्रिया होगी। अगर मैं बात करूं एक्सक्रीशन की, किसकी बात करूं? हाँ, उत्सर्जन की बात करूं तो उत्सर्जन भी सामान्य सतह से ही होता है, जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये दो चीज़ें हो गई, डाइजेशन अपन ने पढ़ लिया। अब नर्वस सिस्टम की बात करें। नर्वस सिस्टम तो बहुत ज़्यादा नर्वस सिस्टम सिंपल होता है। किस फॉर्म में रहेगा? ये नर्व नेट के रूप में रहेगा, जाल के रूप में रहेगा, तंत्रिकाओं के जाल के रूप में रहेगा। नर्व नेट के रूप में इसका नर्वस सिस्टम रहता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रकार का रहेगा। याद रहेगा आपको? तो जनरल रेस्पिरेशन में कोई नई चीज़ आई नहीं, ऑर्गन है नहीं। उत्सर्जन में भी हमने पढ़ लिया, कोई नई चीज़ है नहीं। नर्वस सिस्टम हम पढ़ रहे हैं कि नर्वस सिस्टम में नर्व नेट पाई जाती है। डाइजेशन मैंने आपको बता दिया कि इनकम्प्लीट होता है भाई साहब, बाह्य और अंतःकोशिकीय दोनों प्रकार का हो सकता है। अब जो इसमें डाइजेशन का जो काम करता है, यहाँ जो एनिमल्स होते हैं मेनली डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब आप समझते हो, दो जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एंडोडर्म के अंदर की साइड में एक कैविटी पाई जाती है जो सिलेंट्रॉन कहलाती है, सिलेंट्रॉन कहलाती है। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, दो लेयर होगी, जब बाहर वाली एक्टोडर्म बोलेंगे, अंदर वाली एंडोडर्म बोलेंगे। एंडोडर्म के अंदर सिलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है जो हेल्प किस में करेगी?
पाचन व भोजन के वितरण में भी हेल्प करेगी। तो दो फंक्शन वो कर रही है, एक पाचन भी कर रही है, डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन होता भी नहीं, इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, तो पाचन भी कर रही है और दूसरा भोजन का वितरण भी कर रही है। दोनों फंक्शन होने की वजह से इस कैविटी को हम बोलते हैं, एक नाम दिया गया, ध्यान रखना, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। क्या नाम दिया गया? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, क्योंकि दो फंक्शन कर रही है, डबल फॉर्म कर रही है काम। क्या डबल क्या कर रही है भाई गैस्ट्रिक की तरह यानी पाचन भी कर रही है, वस्कुलर टिश्यू यानी उसको वितरण का काम भी कर रही है, वस्कुलर टिश्यू की तरह भी काम कर रही है। तो इसको काम क्या दिया गया? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। कौन सी कैविटी बोलते हैं अपन इसको? सिलेंट्रन कैविटी को, एंडोडर्म के अंदर की साइड में पाई जाती है। चलिए याद रहेगा, GVC। अपनी क्लासेस का नाम भी है GVC, ज्ञान विहार क्लासेस, लेकिन यहाँ GVC का जो फुल फॉर्म है वो है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ये भी स्पेसिफिक फंक्शन है, किसका है? हमारे सेलेंट्रेटा का। चलिए इतना समझ में आया तो अपन आगे चलते हैं। देखिए अब हम आगे बात करते हैं, इसके अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर पाया जाता है जिसको बोलते हैं डायमॉर्फिज्म। डायमॉर्फिज्म यानी कि हम बोल सकते हैं द्विरूपता। क्या बोल सकते हैं हम? द्विरूपता, यानी कि इस एनिमल्स में हर कोई किसी न किसी ऑर्गेनिज्म में दो अलग अलग रूप पाए जाते हैं। वो दो अलग अलग रूप कौन से होंगे? देखो, इसके अंदर एक रूप होता है पॉलिप, एक होता है मेड्यूसा। एक होगा पॉलिप, दूसरा होगा मेड्यूसा, याद रहेगा। तो कभी कभी क्या होता है, किसी किसी स्पेसिफिक, जैसे ओरेलिया है, ओबेलिया है, ओबेलिया के अंदर हाइड्रा है, ये सारे बहुत सारी आगे आप पढ़ेंगे सी एनिमोन्स हैं, इनके अंदर कोई ना कोई एक स्टेज प्रेजेंट होगी। कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जिसमें पीढ़ी एकांतरण होता है, मेटाजेनेसिस होता है, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ओबेलिया के अंदर जब हम ओबेलिया पढ़ते हैं तो ओबेलिया में क्या होता है, एक स्टेज जो सिलेंड्रिकल स्टेज कहलाती है, इसको अपन बोलते हैं पॉलिप, और अम्ब्रेला टाइप जो स्टेज होती है ये अपने कहलाती है मेड्यूसा। और इस फॉर्म्स के आधार पर ही इनको दो भागों में डिवाइड, तीन सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ एंड एंथोजोआ। ठीक है, हाइड्रोजोआ जो होती है इसमें दोनों ही पाई जाती है स्टेज। आगे जब हम साइफोजोआ पढ़ेंगे सिर्फ मेड्यूसा स्टेज है वो डोमिनेट करती है, जो पॉलिप स्टेज है वो हाशित रह जाती है। एंथोजोआ की बात करेंगे तो एंथोजोआ में आगे सिस्टम हो जाएगा उल्टा, पॉलिप स्टेज अच्छी रहेगी, मेड्यूसा बहुत लेस हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, हाशित हो जाएगी। तो देखिए पॉलिप जो हमेशा मेड्यूसा बनाता है वो किस जनन द्वारा बनाता है, थोड़ा सा याद रखने लायक चीज़ है, अलैंगिक जनन द्वारा। अलैंगिक जनन द्वारा पॉलिप किस में कन्वर्ट होता है? मेड्यूसा में। और मेड्यूसा भाई साहब पॉलिप में कन्वर्ट होते हैं तो किस जनन द्वारा होंगे, थोड़ा सा ध्यान रखने लायक चीज़ है, लैंगिक जनन द्वारा। तो ये पीढ़ी का जो एकांतरण होता है, पॉलिप से मेड्यूसा बनना, मेड्यूसा से वापस पॉलिप बनना, तो ध्यान रखना सिलेंड्रिकल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अपने रहेंगे पॉलिप के, और जो अम्ब्रेला टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा वो मेड्यूसा स्टेज का रहेगा। इसी के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन होता है। पॉलिप जो होता है अलैंगिक जनन द्वारा मेड्यूसा का निर्माण करता है, जबकि मेड्यूसा जो है वो लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप का निर्माण करेगा। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। जो एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना कहलाता है वो मेटाजेनेसिस कहलाता है, याद रहेगा। फॉर्म्स तो कहलाएंगे डायमॉर्फिज्म, यानी कि दो अलग अलग फॉर्म्स का मिलना डायमॉर्फिज्म कहलाता है। ठीक है, और एक दूसरे का कन्वर्जन होना वो मेटाजेनेसिस कहलाता है, कि ये स्टेज इसमें कन्वर्ट हो रही है, ये इसमें कन्वर्ट हो रही है। जो ये कन्वर्जन है, इस कन्वर्जन को अपन बोलते हैं मेटाजेनेसिस। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम देखते हैं निषेचन की बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन किया, जनन की बात करते हैं।
रिप्रोडक्शन, वापस बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है, ध्यान रखना। ये जो चीजें हैं, जब हम जनन की बात करते हैं, वापस इसमें 2 पॉइंट याद रखने लायक होते हैं भाई। एक तो होगा हमें जो याद रखना है वो है अलैंगिक जनन, दूसरा कौन सा होगा, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन तो फिक्स है, वही युग्मकों का मिलना, संलयन होता है। लेकिन अलैंगिक जनन जो होता है वो मुकुलन द्वारा होता है, बडिंग। लेकिन अलैंगिक में हमने बहुत सारी चीजें देख ली। इससे पहले बहुखंड, उस अब यानी कि अलैंगिक जनन, ये जो कोशिकीय जानवर होते हैं, एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, मल्टीसेल्युलर है, एक्वेटिक जानवर जो होते हैं, इसमें मैक्सिमम चांस में अलैंगिक जनन की प्रभाव, और उसमें भी एक प्रकार के, जैसे ये हाइड्रा है, हाइड्रा में मेनली मुकुलन होता है, बडिंग होती है, एक ऊपर पार्ट बढ़ता है, वो टूट कर नीचे गिर जाएगा, फिर वापस उससे नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, उसको अपन बोलते हैं मुकुलन। उसके बाद में हम बात करें, निषेचन जो होता है बाह्य होता है। निषेचन कैसा होगा, बाह्य होगा, बाह्य निषेचन होगा। उसके बाद में हम देखें जो परिवर्धन है, डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, परिवर्धन की हम बात करें, तो डेवलपमेंट जो होता है वो अपने इस एनिमल के अंदर इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। किस टाइप का होगा, इनडायरेक्ट होगा, अप्रत्यक्ष प्रकार का होगा। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि यहाँ पर जो स्टेज आती है वो कौन सी स्टेज प्रेजेंट होगी, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी। यानी कि इस क्लास, इस फाइलम के अंदर भी हमको, इस फाइलम के अंदर भी हमको लार्वल स्टेज देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग में पहले में नहीं मिली थी, फिर अपन ने लास्ट में देखा था, एम्फीब्लास्टुला मिला था, ठीक है। अभी यहाँ पर भी 2 लार्वा पाए जाते हैं। एफाइरा और एक होता है प्लेनुला। ये तो 2 लार्वा हैं जो सिलेंट्रेटा के कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, सिलेंट्रेटा के 2 लार्वा कहलाते हैं, एक एफाइरा, दूसरा प्लेनुला लार्वा। चलिए, तो मतलब इसका जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है, लार्वा के थ्रू होगा, ठीक है। अब इनकी फॉर्म्स के आधार पर इनमें कुछ दंश कोशिकाएं पाई जाती है, इनमें कुछ दंश कोशिकाएं पाई जाती है, नीडोब्लास्ट सेल्स, क्या बोलते हैं, नीडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है। ये नीडोब्लास्ट सेल्स इनमें श्वसन का काम भी करती है, सुरक्षा का काम भी करती है, प्रोटेक्शन का काम किसका होता है, नीडोब्लास्ट। और इन नीडोब्लास्ट के करने, प्रेजेंट होने की वजह से इनको निडेरियंस बोलते हैं, निडेरिया संघ भी कहा जाता है इसको। तो नीडोब्लास्ट सेल्स भी प्रेजेंट होने की वजह से इनको निडेरिया भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखना, कौन सी कोशिकाएं, दंश कोशिकाएं या नीडोब्लास्ट सेल्स। निडेरिया का होने का कारण क्या कहलाता है इसको, निडेरिया इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नीडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है। चलिए, याद रहेगा ना। चलिए, अब इसमें हम लोकोमोशन अगर देखते हैं, लोकोमोशन की बात करते हैं, गमन की बात करते हैं, तो गमन जो होता है वो टेंटिकल्स के द्वारा होता है। टेंटिकल्स के द्वारा हो सकता है, संपूर्ण शरीर एक साथ ही गमन कर सकता है, संपूर्ण शरीर द्वारा भी हो सकता है, होल बॉडी, संपूर्ण शरीर द्वारा। तो ये गमनांग जो होते हैं इसमें टेंटिकल्स होते हैं। इसमें भी चेंजेस आए हैं हमारे। कैसे चेंजेस आए, जब पिछली बार में पढ़ा था तो शूडोपोडिया पढ़ा था, अपन ने
सीलिया पढ़ा था, प्लेजिला पढ़ा था। अब नई चीज़ें आ गई, टेंटिकल्स आ गए। टेंटिकल क्या करेंगे, उनको कैप्चर करने, फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करेंगे। ये सारी चीज़ें अपने को देखने मिलेगी लोकोमोशन के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इन स्पेसिफिक चीज़ें और क्या होती। तो इन दो फॉर्म्स जो होती है, ये जो दो फॉर्म्स होती हैं, दो फॉर्म्स के आधार पर इनको 3 क्लास में डिवाइड किया गया। दो फॉर्म्स कौन सी, पॉलिप एंड मेड्यूसा। पहली क्लास जो होती है वो होती है हाइड्रोजोआ। कौन सी होती है पहली क्लास, हाइड्रोजोआ। दूसरी होती है साइफोजोआ। साइफोजोआ। और तीसरी क्लास जो होती है वो होती है एंथोजोआ। तीसरी क्लास जो होगी कौन सी कहलाएगी, एंथोजोआ, यानी हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ एंड एंथोजोआ। किस बेसिस पे, देखिए वापस देख लीजिए एक बार, इसमें दोनों ही फॉर्म्स प्रेजेंट होगी, मेड्यूसा एंड पॉलिप। याद रहेगा, साइफोजोआ मेड्यूसा स्टेज ज़्यादा, एंथोजोआ पॉलिप स्टेज प्रेजेंट होती है ज़्यादा। इसके अंदर जो मेन एग्जाम्पल रहता है अपना, हाइड्रा, ओबेलिया, इसमें ऑरिलिया, और इसके हम जब बात करेंगे तो इसमें सी एनिमोन्स आ जाएंगे। तो ये इसकी सब क्लासेस हो गए, किस बेसिस पे, इनकी फॉर्म्स के बेसिस पे। तो ध्यान रखना, इसमें जो हम स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ते हैं वो स्पेसिफिक चीज़ें हैं क्या। नीडोब्लास्ट की प्रेजेंट की वजह से इनको निडेरियंस बोलते हैं। डाइजेशन इनकम्प्लीट होता है, इसलिए बॉडी का प्लान जो होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, अंध गुहा टाइप का। उसके बाद डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, एसिलोमेट है अभी तक भी, लेकिन रेडियल सिमेट्री आ चुकी है, पहले सिमेट्रिकल नहीं थे एनिमल्स, धीरे धीरे एनिमल्स में सिमेट्री आने लगी है। डाइजेशन इंटरसेल्यूलर एक्स्ट्रासेल्यूलर दोनों होते हैं, लेकिन इनकम्प्लीट होता है। सिलेंड्रॉन जो होती है वही उस खाने का पाचन भी करती है, उसको वितरित भी करती है, इस वजह से हमने उसको क्या बोल दिया, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बोल दिया, GVC बोल दिया। ये सारी चीज़ें अपनी स्पेसिफिक है किसके अंदर, इसके अंदर। अब मैंने आपको बताया था कि जो हम टीनोफोरा पढ़ते हैं, टीनोफोरा के अंदर भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। टीनोफोरा इसी के अंदर पार्ट कहा जाता है, बस उसमें नीडोब्लास्ट सेल्स नहीं पाई जाती, इसलिए एक्निडेरिया बोलते हैं इसको, एनिडेरियंस बोल सकते हैं, एक्निडेरियंस बोल सकते हैं, यानी उसमें नीडोब्लास्ट सेल्स नहीं पाई जाती। अब हम सेकंड की बात करते हैं हमारे टीनोफोरा। इसमें स्पेसिफिक ये होता है कि कॉम्प्लेट्स पाई जाती है, कॉम्प्लेट्स जो लोकोमोशन में हेल्प करती है इनकी, और इन कॉम्प्लेट्स के पाए जाने की वजह से इनको कॉम्ब जेलीज भी बोलते हैं। कॉम्ब जेलीज भी कहा जाता है। तो स्पेसिफिक क्या है, कॉम्प्लेट्स का पाया जाना, किसक में, टीनोफोरा के अंदर। सिमेट्री मैंने आपको बता दी, सिमेट्री वही रहेगी, कौन सी, रेडियल सिमेट्री रहेगी। बाकी जो सिस्टम अलग होगा कि स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या रहता है इसका, तो स्पेसिफिक कैरेक्टर आप देखो इसमें अपन पढ़ते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो इनके एनिमल्स हैं, एक प्रोसेस शो करते हैं जिसको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, यानी कि चमक उत्पन्न करना, प्रकाश की तरह। जैसे जुगनू चमकता है वैसे ही ये जो जानवर है बायोल्यूमिनेसेंस की प्रक्रिया दर्शाते हैं, ये आपको चमकने नजर आएंगे। इसमें फर्टिलाइजेशन में एक चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें हमने अभी तक जो पढ़े थे सबके अंदर क्या था, जनन के 2 प्रकार पढ़े थे,
अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सा जनन मिलेगा भाई, ध्यान रखना, केवल और केवल लैंगिक जनन से होता है। इनमें जनन की प्रक्रिया, परिवर्धन की बात करते हैं। अगर हम परिवर्धन की बात करें तो परिवर्धन अगर होता है वो भी कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा, अप्रत्यक्ष प्रकार का होगा। यानी कि इसमें भी एक लार्वा पाया जाता है, उस लार्वा का नाम भी बता देता हूं मैं आपको, सीडिपिड होता है, सीडिपिड लार्वा होता है, जिसके कारण परिवर्धन जो होता है अप्रत्यक्ष प्रकार का हो जाता है। बाकी हम अगर डाइजेशन की बात करें वही इनकम्प्लीट होगा, ब्लाइंड सैक का बॉडी प्लान है। इस तरह अगर हम पढ़ें वापस, अगर आप भूल गए हो तो अपन शारीरिक संगठन का जो स्तर देखते हैं, उस शारीरिक संगठन का स्तर इसमें भी किस प्रकार का होगा, उत्तक स्तर का होगा। किसका होगा, उत्तक स्तर का होगा, यानी टिश्यू लेवल का होगा। जो टिश्यू लेवल होता है, अभी तक दो जो फाइलम पढ़ेंगे वो दोनों टिश्यू लेवल पे आधारित है। अब देखिए आगे, टिश्यू लेवल का हो गया, इनडायरेक्ट अपन ने कर दिया। अब इसके अंदर हम चीजें पढ़ते हैं, लोकोमोशन। लोकोमोशन इसमें नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली ये एंडोपैरासाइट्स भी होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स भी होते हैं, लेकिन अगर एनिमल्स की बात करूं तो मोस्टली ये भी एक्वेटिक होंगे, और एक्वेटिक के साथ मोस्टली आपको कहाँ मिलेंगे ये भाई, मैराइन एनिमल्स होंगे, द्विलिंगी प्राणी होते हैं। पीछे भी अगर हम फाइलम में देखें सिलेंट्रेटा के अंदर, तो वो भी कौन से प्राणी थे, द्विलिंगी प्राणी थे। तो इसके अंदर स्पेसिफिक ये है कि यहाँ पर केवल लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, इसकी सब क्लासेस वगैरह नहीं है। तो इसमें जो एग्जाम्पल अपन पढ़ते हैं, एक आता है बिरोई, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एक आता है बिरोई, एक आता है प्लूरोब्रैंकिया। इसको बोलते हैं बिल्ली की तैरती आंखें। क्या बोलते हैं, बिल्ली की तैरती आंखें। ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। लार्वा इसका सेडेपिड है। लोकोमोशन इसमें बता दिया मैंने आपको। बाकी सारे सिस्टम जनरल बॉडी सरफेस से होंगे, सामान्य सतह से ही होंगे। बहुत सिंपल टाइप का नर्व नेट वाला सिस्टम था इसमें भी। तो बाकी सारे सिस्टम इसमें होते हैं। एक स्पेसिफिक चीज मैं आपको बता रहा हूं, वहां पर नीडोब्लास्ट सेल्स थी, यहाँ पर नीडोब्लास्ट सेल्स नहीं है। स्टार्टिंग में बता दिया मैं, ये निडेरियंस में नहीं आते क्योंकि इसमें नीडोब्लास्ट सेल नहीं पाई जाती है। अगर नीडोब्लास्ट सेल नहीं है मतलब ये निडेरिया प्राणी नहीं कहलाएंगे। इसमें स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स पाई जाती है। और उन सेल्स का जो नाम होता है मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, कभी कभार पूछ लेते हैं। लेसोसेल्स, क्या बोलते हैं, लेसोसेल्स। इन लेसोसेल्स की उपस्थिति होती है किसके अंदर, हमारे टीनोफोरा के अंदर। वहां नीडोब्लास्ट था, यहाँ नीडोब्लास्ट की जगह रिप्लेसमेंट हो जाता है किससे, लेसोसेल्स से रिप्लेसमेंट हो जाता है। और लेसोसेल्स से रिप्लेसमेंट होने के कारण क्या होता है भाई, यहाँ पर वो जो भी कार्य नीडोब्लास्ट करती थी, कैप्चर करने का, गमन का, जो भी काम करती थी, वो सारे सेल्स वहाँ पर कौन सी सेल्स से रिप्लेस हो जाएंगे, काम सारे लेसोसेल्स। तो स्पेसिफिक ध्यान रखना, लेसोसेल्स किस फाइलम का स्पेसिफिक कैरेक्टर है, टीनोफोरा का है। बायोल्यूमिनेसेंस किसका है, वो भी टीनोफोरा का। बाकी लार्वा सीडिपिड लार्वा किसका है, टीनोफोरा का है। केवल लैंगिक जनन की प्रक्रिया किसमें पाई जाती है, वो भी टीनोफोरा के अंदर पाई जाती है। तो ये बहुत स्पेसिफिक चीजें हो जाती है, ये बहुत ही स्पेसिफिक चीजें हो जाती है। अगर हम चीजों में पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको याद रखनी है, लेकिन जो स्टार्टिंग मैंने क्लासिफिकेशन बताया था आपको, उस क्लासिफिकेशन से अगर वो आप एक बार पहली क्लास वापस से देखना, जिसमें जो हमने किया था 8 और 9 जो चीज़ें पढ़ी थी, पॉइंट्स पढ़े थे, जिसमें असिलोमेट, सिलोमेट जो भी पढ़ा था, सेगमेंटेशन पढ़ा था, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान हो गया, ट्यूब विद इन ट्यूब हो गया, शारीरिक संगठन का स्तर देख लिया हमने, एक्वेटिक एनिमल होगा, मैराइन होगा, सेसाइल होगा, कॉलोनियल होगा, जैसा भी होगा वो सारी चीज़ें 1 बाय 1 आ रही है।
अगर वो आपको पता होगा तो हम क्या करेंगे, इसको इजीली पढ़ पाएंगे। लार्वा का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। लार्वा किसके कौन कौन से हैं, किसमें गमनांक कौन से हैं। गमनांक का क्वेश्चन मोस्टली आपका जो आता है वो प्रोटोजोआ से आता है, क्योंकि उसके अंदर हमने सूडोपोडिया पढ़ा था, उसके अंदर हमने सीलिया पढ़ा, फ्लैजिला पढ़ा, और कुछ में नहीं पाया जाता जैसे स्पोरोजोआ पढ़ा। ठीक है, उसके बाद में तो हमने लार्वल आगे स्टेज आ गई थी, लार्वा पाए जाने लगे, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो गया। अब कंप्लीट कब होगा, किसमें होगा, सेगमेंटेशन किसमें पाया जाएगा, किसमें नहीं पाया जाएगा, वो आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे। हमारे 4 फाइलम हो चुके हैं, प्रोटोजोआ हो गया, पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया। तो इसमें अभी तक स्पेसिफिक चीज़ें नहीं है, स्पेसिफिक चीज़ें अब फिर से आनी शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने रेडिएटा कंप्लीट किया है, यानी जिन प्राणियों की सिमेट्री रेडियल होती है उनको हमने पढ़ा है। अब जो हम पढ़ेंगे वो आएगा हमारे सेकंड के अंदर, बायलेट्रिया के अंदर। बायलेट्रियल यानी कि जिनकी सिमेट्री क्या होगी, बायलेटरल सिमेट्री होती है। और बायलेटरल सिमेट्री का मतलब है जो एनिमल्स हैं केवल एक ही जो केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली एक ही रेखा से वो बराबर 2 दाएं और बाएं हिस्से में विभाजित हो सकते हैं, और कोई भी रेखा वो चाहे केंद्रीय अक्ष से गुजर रही हो वो उसको बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकती। उनको हम बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। और बायलेटरल सिमेट्री के अंदर हम सबसे पहले जो फाइलम पढ़ते हैं वो होता है प्लेटीहेल्मिन्थिस। कौन सा पढ़ते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थिस पढ़ते हैं। नाम से पता चला, प्लेटी मतलब प्लेट, हेल्मिन्थिस जो होते हैं वो कर्मी। इसको दूसरा बोल सकते हैं चपटे कर्मी। क्या नाम बोल सकते हैं इसको अपन, चपटे कर्मी। फ्लैट वर्म्स बोलते हैं, प्लेट की तरह सिंपल। इसमें स्पेसिफिक क्या होता है, बहुत सी चीज़ें इसमें स्पेसिफिक आएगी, आपको याद भी रखना है। आपको इसमें क्या क्या याद रखना है, देखो प्लेट की तरह है, प्लेटीहेल्मिन्थिस है। किस संगम में पढ़े, बायलेट्रिया के अंदर पढ़ते हैं। बायलेटरल सिमेट्री, नाम से ही पता चल गया इसका बायलेटरल सिमेट्री होती है। इसके अंदर भी जो बॉडी प्लान होता है वो चेंज हो चुका है। अब हम जो बॉडी प्लान पढ़ेंगे वो टिश्यू का वहाँ ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ जो आएगा वो अंग का है, अंग स्तर का आएगा। शारीरिक संगठन जो आएगा वो अंग स्तर का आएगा, ऑर्गन लेवल का आएगा। कहाँ आएगा, ऑर्गन लेवल का आएगा। चेंज हुआ, चेंज हुआ, हुआ ना चेंज, अंग स्तर का आ जाएगा। अब जैसे ही अंग स्तर का आया और भी मॉडिफिकेशंस होंगे। बॉडी प्लान जो है वो अभी तक भी इसमें सिर्फ माउथ फॉर्मिंग एनिमल्स ही होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ही हैं ये, प्रोटोस्टोमिया प्राणी होते हैं। कैसे प्राणी होते हैं ये, प्रोटोस्टोमिया प्राणी होते हैं। प्रोटोस्टोमिया प्राणी होते हैं। उसके बाद में इनमें एक कैपेसिटी पाई जाती है रीजनरेशन की। टीनिया नाम का एक जानवर है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा ही रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। यानी कि वो प्राणी अगर उसका कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है वो इजीली उसको वापस रीजनरेट कर लेता है। रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है कौन से एनिमल्स के अंदर, प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंदर। किसके अंदर पाई जाएगी, प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंदर। अब इसके अंदर जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक्सक्रीशन से आता है। किससे आएगा, एक्सक्रीशन से आएगा, उत्सर्जन से आएगा। अब उत्सर्जन की हम अगर बात करें तो उत्सर्जन के लिए इसमें एक सेल्स पाई जाती है जिसको बोलते हैं फ्लेम सेल्स, या इसको ज्वाला कोशिका नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा, ज्वाला कोशिका नाम से। अगर ज्वाला कोशिका नहीं मिलता ऑप्शन में आपको तो इनको एक और नाम दिया जाता है सोलेनोसाइट। क्या नाम दिया जाता है इनको, सोलेनोसाइट सेल्स।
तो मुख्य उत्सर्जी अंग के रूप में कोशिकाएं पाई जाती है जिनको हम बोलते हैं फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइड सेल्स। ये के उत्सर्जन में मदद करती है। मोस्टली ये जो उत्सर्जन करेगी वो किसका करेगी? अमोनिया का करेगी। और आपको पता होगा उत्सर्जी अंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होंगे। या तो अमोनोटैलिक हो सकते हैं जिसमें अमोनिया का उत्सर्जन होता है, उसके बाद में हम यूरियाटैलिक भी पढ़ सकते हैं, यूरिकोटैलिक भी पढ़ सकते हैं, कुछ अमीनो एसिड का स्त्रावन भी करते हैं तो अमीनोटैलिक भी बोल सकते हैं। इसमें जो हो रहा है अमोनिया, और आपको पता होगा इन तीनों के अंदर सबसे जहरीला जो होता है वो अमोनिया होता है। इसके रिमूवल के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इसके रिमूवल के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, अलग से स्पेसिफिक ऑर्गन्स या सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे इसमें है ज्वाला कोशिका है। तो एग्जाम में क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम इसी से पूछा जाता है। और ये होते कैसे हैं? अगर मैं बात करूं इनकी तो मोस्टली अंतःपरजीवी होती है, एंडोपैरासाइट्स होते हैं ये भाई, एंडोपैरासाइट होते हैं, अंतःपरजीवी होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको नाम सुना होगा आपने, टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम, प्लेनेरिया और भी बहुत सारे। ठीक है, एंडोपैरासाइट्स होते हैं। द्विलिंगी प्राणी होते हैं। ये कैसे प्राणी होंगे? द्विलिंगी प्राणी होंगे। जनन की क्रिया दोनों ही पाई जाएगी अब में। ये सारी चीजें इसमें आपको याद रखनी है। अब इनको क्या किया गया? 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया। एक है टर्बेलेरिया, एक है ट्रेमेटोडा, एक है सिस्टोडा। 3 की सब क्लासेस हैं, आपको याद रहनी चाहिए, या नहीं रहे तो जनरल कैरेक्टर ज़रूर याद रखना। टर्बेलेरिया, ट्रेमेटोडा और सिस्टोडा, ये 3 क्लासेस की सब क्लासेस होती है अपन प्लेटीहेलमिन्थिस की। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होगा, डिप्लोब्लास्टिक है, उत्सर्जन के लिए फ्लेम सेल्स पाई जाएगी इसके अंदर स्पेसिफिक। डाइजेशन इनकम्प्लीट होता है, एलिमेंट्री कैनाल भी पूर्ण नहीं होती है, इनकम्प्लीट अपूर्ण पाचन होगा। क्या होगा? अपूर्ण पाचन होगा। स्पेसिफिक क्या था? हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, पुनरुद्वन की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है इनमें, इनके एनिमल्स में। द्विलिंगी प्राणी है, समुद्री जीव होते हैं, मोस्टली अंतःपरजीवी हैं, पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी हमारे कौन से में? फाइलम में, प्लेटीहेलमिन्थिस में। अब इसमें क्या होता है? जो टीनिया सोलियम है, टीनिया सोलियम का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। वैसे तो इन प्राणियों में सेगमेंटेशन नहीं होता है। क्या होते हैं? एसेगमेंटेड बॉडी होती है, लेकिन टीनिया सोलियम में सेगमेंटेशन नजर आते हैं। टीनिया सोलियम में नजर आते हैं सेगमेंट्स, ये स्पेसिफिक है। जबकि प्लेटीहेलमिन्थिस में असेगमेंटेड बॉडी होती है, किसी भी प्रकार के कोई सेगमेंटेशन नहीं होता है। लेकिन टीनिया सोलियम के अंदर हमें को सेगमेंट नजर आएंगे। सेगमेंट नजर आने का मतलब इसमें आभासी है, दिखने पर हमें लगता है कि बॉडी में सेगमेंट्स पाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और टीनिया सोलियम आपको पता ही होगा, हम पढ़ते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहते हैं बहुत सारे। अंतःपरजीवी होता है सुअर के अंदर वगैरह, अलग अलग होस्ट होते हैं इसके। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब अपन एनिमल्स पढ़ेंगे आगे, टीनिया सोलियम का अलग से पढ़ेंगे, कॉकरोच पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपके अलग से आएगा, फ्रॉग की एनाटॉमी पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे 3 फाइलम हैं, सेलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेलमिन्थिस। इन सबको पढ़ने के बाद अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अब आएगा जो डिवीज़न आ जाएगा। अब हम जो भी डिवीज़न पढ़ेंगे, अब वो डिवीज़न पढ़ेंगे सीलोम के आधार पर। अब सीलोम के आधार पर एनिमल्स को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। एसिलोमेट, एसिलोमेट और एसिलोमेट में हमने प्लेटीहेलमिन्थिस को पढ़ा। अब आ जाएंगे स्यूडोसिलोमेट, जिसमें मेसोडर्म जो होती है पैचेस के रूप में होती है, स्यूडोसिलोमेट।
और इसके अंदर हम पढ़ते हैं एस्केलमेंथिस को, एस्केलमेंथिस को। और उसके बाद में अपने आ जाएंगे सीलोमेट। सीलोमेट में भी हम दो प्रकार के पढ़ेंगे, एक साइजोसीलोमेट और एक एंटेरोसीलोमेट। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो अब हमने असीलोमेट के लिए में स्टडी कर ली प्लेटीहेलमिन्थिस की। अब हम जो अगला फाइलम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एस्केलमेंथिस का। इसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस आएंगे, सेगमेंट होंगे या नहीं होंगे, अलग अलग होते हैं। फीमेल जो होती है ज़्यादा लार्जर होती है मेल से, एंडोपैरासाइट होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं, कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहते, पाचन पूरा होगा कि नहीं होगा, डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी अपन अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।